इस विकट महामारी के दौर से पूरा संसार गुजर रहा है और इस परिस्थिति में विद्यालय में आकर आपको कुछ बताना संभव नहीं है। आज भूगोल का पहला क्लास संसाधन एवं विकास ऑनलाइन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। चैप्टर है संसाधन एवं विकास। आज हम लोग सिर्फ संसाधन के बारे में जानेंगे। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमें जानना होगा कि संसाधन कहते किसको है। वैसी जैविक एवं अजैविक वस्तुएं, अर्थात जिसमें जीवन है और जिसमें जीवन नहीं है, दोनों प्रकार की वस्तुएं जिसका उपयोग मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता हो, वह वस्तु संसाधन कहलाता है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, पवन, जल, चौक, कलम, मकान आदि। अर्थात इन सभी वस्तु का मनुष्य इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए यह वस्तु संसाधन कहलाती है। संसाधन के दो भेद हैं। पहला है उसमें प्राकृतिक संसाधन और दूसरा मानवीय या मानवकृत संसाधन। पहले हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वैसी सारी वस्तुएं जिसको बनाने में मानव का कोई सहयोग ना हुआ हो, बल्कि मनुष्य उस वस्तु का उपयोग करता हो, प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। जैसे पवन, जल, मिट्टी, इनको बनाने में मनुष्य का कोई सहयोग नहीं है। ये अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य इसका उपयोग करते हैं, इसलिए ऐसी वस्तुओं को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। दूसरा है मानवीय या मानवकृत संसाधन। वैसी वस्तुएं जिसका निर्माता और उपभोक्ता, यानी जिसको बनाने वाला और उपयोग करने वाला दोनों ही मानव हो। उदाहरण के लिए देख लीजिए, मकान, जिस मकान में आप रहते हैं या वर्ग में बैठते हैं तो चौक मिलता है, बेंच डेस्क मिलते हैं, तो ये अपनी अवस्था में नहीं होता है। मनुष्य अपने उपयोग के लायक उसे उपयोगी बनाता है। जिस प्रकार की वस्तुएं मानव को चाहिए, अपने तकनीकी ज्ञान के माध्यम से उसे अपने उपयोग के लायक बनाता है और पुनः इस्तेमाल करता है। ऐसी वस्तुओं को मानवीय संसाधन या मानवकृत संसाधन कहते हैं। जैसे आप पुस्तक पढ़ते हैं, बनाने वाला भी मनुष्य है, पढ़ने वाला भी मनुष्य है। कलम है, कॉपी है, अन्य कुर्सी है, टेबल है, मतलब इसको रूप देने में मानव का उपयोग काम है, मानव रूप देता है, फिर मनुष्य इस्तेमाल करता है। इसलिए ऐसे संसाधन को मानवीय या मानवकृत संसाधन कहते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन के भी दो भेद हैं। एक है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय यानी वैसे संसाधन जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद वह पूर्णतः समाप्त ना होता, बल्कि उसका उपयोग हम पुनः कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं।
वैसे संसाधन जिसका उपयोग करने पर वह समाप्त ना होता हो, बल्कि बार बार इसका हम उपयोग कर सकते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे पवन, वर्षा का जल आदि। और नवीकरणीय संसाधन जिसका इस्तेमाल करने के बाद वह समाप्त हो जाया करता हो, जिसका इस्तेमाल करने के बाद वह समाप्त हो जाया करता हो, वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन के भी दो भेद हैं। एक है सतत अथवा प्रवाह। सतत का अर्थ हुआ हमेशा, हर हमेशा, जिसका प्रवाह होता रहे, जो कभी रुकता ना हो। जैसे वर्षा का जल, पवन, सौर ऊर्जा, ये सदा प्रवाह होता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है और इसका इस्तेमाल हम सदा करते रहते हैं। इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल करने के बाद इसका कुछ अंश नष्ट हो जाता है, ये सदा उपयोग में आते रहता है, इसलिए ऐसे संसाधन को सतत अथवा प्रवाह संसाधन कहते हैं। दूसरा है जैव संसाधन, यानी जिसमें जीवन है। जीवन है, वनस्पति है, उसमें रहने वाले जीव जंतु है, वन। जैव संसाधन जिसमें जीवन हो और उसका इस्तेमाल हम करते हो, जीवन युक्त पदार्थों का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ऐसी संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए वन ले सकते हैं, वन में रहने वाले जीव जंतु, पशु पंछी, हम हर चीज का इस्तेमाल करते हैं। मानव ही एक ऐसी जाति है जिसका सभी पृथ्वी के समस्त जातियों पर अपना किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण रहता है। ऐसे संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन के भी दो भेद हैं, एक वन कहलाता है और दूसरा वन्य जीव। वन मतलब जिसके निर्माण में, वनों को लगाने के लिए मनुष्य का योगदान नहीं के बराबर है। प्रकृति में सूर्य के प्रकाश में अजैव पदार्थों को जैव पदार्थ में बदलकर यह अपने आप विकसित होता है। ऐसे संसाधन जब सघन रूप ले लेता है तो वन कहलाता है। एक विशाल क्षेत्रों पर सघन रूप से फैले वनस्पतियों के आवरण को वन कहते हैं और उसमें रहने वाले जीव जंतु वन्य जीवन कहलाते हैं। वन और वन्य जीवन एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध है। कुछ ऐसे वन्य जीव है जो आपके घरों पर नहीं रह सकते, वह स्वतंत्र रूप से विचरण अपने वन में ही करते हैं वन्य जीव, और उस वन्य जीव का मनुष्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करता है। उदाहरण के रूप में मैं समझा देता हूं कि जैसे बाघ का भी मनुष्य के साथ संबंध है, प्रत्यक्ष ना ही सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है। वह आपको लाभ पहुंचाता है। अब ये लाभ आपको कैसे पहुंचा रहा है ये आप, बाघ वनों में रहता है, वह वन्य जीवों को वन में रहने वाले जीवन को खा करके अपना जीवन यापन करता है, और बाघ का सबसे प्यारा भोजन हिरण होता है। बाघ बड़े चाव से हिरण का मांस को खाता है, और हिरण क्या खाता है? घास की कोमल कोमल पत्तियां। किसी वन से अगर बाघ को हटा लिया जाए, बाघ विहीन वन बना दिया जाए और वहां हिरण को छोड़ दिया जाए, तो निश्चित रूप से हिरण की जनसंख्या में तेजी से विकास होगा।
क्योंकि अब उसको वन में रहने में उतना डर बाघ की तुलना में नहीं है। वह स्वच्छंद रूप से पूरे वन क्षेत्रों में विचरण करेगा और घास की कोमल कोमल पत्तियों को चुन चुन करके खाएगा। जब उसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी और वन क्षेत्रों में इसे मुलायम घास मिलना कम होने लगेगा, वह कृषि योग्य भूमि की ओर भी उतरेगा और आपके फसलों को नुकसान पहुंचाएगा, जिसका सीधा असर आप पर होता है। अतः बाघ भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अतः इसीलिए कहा जाता है कि समस्त जीवों का एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध है, या एक चक्र है, चक्र के समान चलता रहता है। अब आते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन भी दो प्रकार के होते हैं। एक, इस्तेमाल करने के बाद कुछ अंश बच जाता है, जैसे लौह खनिज। लोहे का इस्तेमाल जब करते हैं, जैसे लौह खनिज है, लौह अयस्क से हम लोहा बनाते हैं, छड़ बनाते हैं, घर में बनाने में उपयोग करते हैं, स्लीपर बनाते हैं, और वर्षा का जल, सूर्य ऊर्जा, पवन आदि के संपर्क में रहने से उसका कुछ अंश नष्ट होता है और कुछ अंश बच जाता है। जो अंश बच जाता है उन्हें पुनः चक्रीय पद्धति के माध्यम से गला करके फिर से हम तैयार करते हैं। कुछ भाग उसका नष्ट होता है, शेष भाग बच जाता है। ऐसे संसाधन को पुनः चक्रीय संसाधन कहते हैं। और दूसरा आता है अचक्रीय संसाधन। इसमें से शक्ति खनिज आता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसका एक बार इस्तेमाल करने से, मतलब वैसे संसाधन जिसका एक बार इस्तेमाल करने से पूर्णतः समाप्त हो जाता हो, इसका कोई भी अंश ना बचता हो, ऐसे संसाधनों को अचक्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे बता चुके एक बार पहले, नोट कर लीजिए, कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज, शक्ति खनिज आदि। अब दूसरा प्राकृतिक मानवीय संसाधन के भी दो भेद हैं। मानवीय संसाधन की संरचनाएं एवं संस्थाएं। मानव यह पहले निर्धारित करता है कि हमें जो वस्तुओं का निर्माण करना है वह एक संरचना के तहत एक संस्था के माध्यम से करना है। जैसे आपका विद्यालय ही है, पहले यह निर्धारित किया गया कि हम यहां विद्यालय बनाएंगे, एक संरचना की, एक भवन का निर्माण किए, और उसके बाद जो है हम संस्था बनाए। क्या संस्था बनाए? तो आप ही के विद्यालय का रवि महतो स्मारक शिक्षा एवं स्वास्थ्य विकास समिति, इसके अंतर्गत हम रवि महतो स्मारक उच्च विद्यालय को चला रहे हैं। ये संस्थाएं बनाए, और इन्हीं संरचनाओं और संस्थाओं के माध्यम से मानव अपने आप को विकास पहुंच करता है और अपरिष्कृत पदार्थों को उपयोगी, अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बना करके पुनः उपयोग करते हैं। अब उसी में आता है मात्रा एवं गुणवत्ता। हमें ये बाजार पर भी ध्यान रखना पड़ता है। जब किसी वस्तु का, जैसे इस्पात का ही उत्पादन कर रहे हैं, या बाजार में बहुत सारा की पदार्थें आपकी विभिन्न कंपनियों से आती है, हमें मार्केट में ये कंपटीशन भी होता है कि उनकी वस्तु का मूल्य, एक ही तरह का वस्तु है तो कितना मूल्य उसका है, मेरे उत्पादित वस्तु का क्या मूल्य है, तो कितनी मात्रा में हम उत्पादन करें और उसका गुणवत्ता कैसा हो, ये पहले हमको निर्धारित करना पड़ता है, और उसके बाद हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और तभी जाकर के हमारा विकास संभव हो पाता है। आज हम पढ़ाए आपको संसाधन के बारे में। अब कल जो है इसी संसाधन की अगली कड़ी में मानवीय संसाधन, या मानवीय संसाधन को आज जान लें कि मानव स्वयं एक संसाधन है। मानव स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि मानव अपने तकनीकी ज्ञान के माध्यम से ही एक व्यक्ति के उत्पाद को दूसरा व्यक्ति पुनः इस्तेमाल करता है।
जैसे उदाहरण के रूप में आप जब विद्यालय आते हैं या आप अपने घरों में बैठे हैं, तो जिस घर में आप बैठे हैं क्या उसको आपने बनाया है? नहीं, आप नहीं बनाए हैं। कोई राजमिस्त्री, कुछ मजदूर बनाए हैं, बल्कि उसको उसके बदले में कुछ मजदूरी दी है और बनाकर आपको सौंपा है, तब जाकर के आप कहीं इस्तेमाल करते हैं। अतः वह मनुष्य जिसने उसको बनाने में योगदान दिया, आपके लिए, हमारे लिए संसाधन है। अतः किसी भी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन उस राष्ट्र की कार्यशील जनसंख्या होती है। अब अगला दिन हम विकास के बारे में बताएंगे, अगले क्लास में, अगले वर्ग में। धन्यवाद।